आइए आज हम पढ़ते हैं 12th केमिस्ट्री में ही यूनिट 7 पी ब्लॉक के तत्व। क्योंकि पी ब्लॉक का तत्व बहुत लंबा नोट है, पार्ट है, तो मैं आज भाग 1 लाया हूँ, इसके बाद भाग 2 लाऊंगा। तो भाग 1 और भाग 2 दो पार्ट में आपके पी ब्लॉक के तत्व रहेंगे। और ये जो 2021-22 के सिलेबस को हिंदी मीडियम माध्यम के छात्रों को देखते हुए सिलेबस के आधार पर नोट्स बनाया गया है। आइए देखते हैं पी ब्लॉक के तत्व या पी ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलते हैं। तो परिचय जान लें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 13 से 18 वर्ग में रखे गए तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और क्यों कहते हैं इनको पी ब्लॉक के तत्व? क्योंकि इन तत्वों के प्रत्येक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है। तो आप जान लिए होंगे, वैसे भी पूर्व क्लास में अर्थात 11th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो एस, पी, डी, एफ ब्लॉक में बांटने का मतलब वो है कि उन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाता है, उसी उपकोष में जाता है। अब सामान्य जानकारी की बात करें तो प्रत्येक तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाता है, इसलिए हम इसको पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इनका बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 6 होता है, 1 से 6 होगी बाह्यतम कोष में पी ऑर्बिटल में। हीलियम को छोड़ दिया जाए, ये अपवाद है, इनके बाह्यतम कोष या जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें हम तो 1s2 होता है, फिर भी इसे पी ब्लॉक के तत्वों में रखा गया है 18 वर्ग के तत्वों के साथ। पी ब्लॉक के तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों में अधातु तत्वों की संख्या अधिक है, तो ये पी ब्लॉक तत्वों के लक्षण मान सकते हो आप। अब आवर्त सारणी में पी खंड में कुल 6 वर्ग और 30 तत्व हैं, हीलियम को मिलाकर 31 हैं। तो इस प्रकार से है। 13वें समूह में बी बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। 14 तत्व में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, लेड। 15वें में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मत। 16वें में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम, पोलिनियम। 17वें में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। 18वें में आपका है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान। ये तत्व सभी जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं, इनका हमको अध्ययन करना है। और कुछ कृत्रिम तत्व हैं जो नीचे दिया गया है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ब्लू कलर का एरो है, तो ब्लू कलर में जो भी लिखा गया है तत्व जो है सभी जो है ये अधातु है। तो ब्लू कलर एरो के हिसाब से जितने तत्व ब्लू कलर में है एरो है। रेड कलर वाला उपधातु है, जितना रेड कलर में लिखा गया है उपधातु हैं। और धातु की बात करें तो ग्रीन कलर में जो लिखा गया तत्व वो धातु है। पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इनके बाह्यतम कोष का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 और पी ऑर्बिटल में 1 से 6 होता है। इस कारण इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा। पूरे पी ब्लॉक तत्वों का अलग अलग वर्ग का वर्ग 13 में NS2 NP1 होता है बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना। और वर्ग 14 में NS2 NP2 होता है। वर्ग 15 में NS2 NP3 होता है। वर्ग 16 में NS2 NP4 होता है। वर्ग 17 में NS2 NP5 होता है। वर्ग 18 में NS2 NP6 होता है। ये बाह्यतम कोष पूरा भरा होता है वर्ग 18 में। समूह 15 के तत्व जो कि हमारे सिलेबस में है, तो इसे नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है तत्व, या निकोजस परिवार। निकोजस मतलब होता है दम घुटने वाला। तो ऑक्सीजन की कमी में अगर नाइट्रोजन गैस को लिया जाए तो दम घुट जाती है। वैसे नाइट्रोजन गैस जहरीली नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दम घुट जाती है। निकोजस माने दम घुटने वाला। इनका सामान्यतः बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बाह्य कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP3। नाइट्रोजन जो परिवार है, निकोजस परिवार है, सभी तत्वों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP3। अर्थात इसमें देख रहे हैं एस कक्षक पूर्ण भरा हुआ है और पी कक्षक अर्धपूरित है। पी कक्षक में आप लोग जानते हो अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं पी कक्षक में, तो उसका आधा यहाँ पे 3 भरा हुआ है, तो इसलिए हम इसको अर्धपूरित मांगते हैं। और चूंकि यहाँ पे पूर्ण पूरित अर्धपूरित कक्षक है, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ये स्थायित्व प्रदान करते हैं।
इनके बाह्य कोश या संयोजकता कोश में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए समूह 15 के तत्व, नाइट्रोजन पहला है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, तीसरा के बाद चौथा है एंटीमनी और पांचवा विस्मत। 15वें समूह के तत्व हैं, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे नाम पर आज सब बिके, या एन को न्यूज, पी को पेपर, एस को आज, एस बी को सब, बी आई को बिका, न्यूज पेपर आज सब बिका, नाम पर आज सब बिके। इसे याद करने का ट्रिक है, नाम मतलब एन से प्रदर्शित कर रहे हैं वो नाइट्रोजन हैगा, पर पी से प्रदर्शित है फास्फोरस है, आज एस है आर्सेनिक है, सब एस बी मतलब एंटीमनी है, बी आई बी के जो बोला गया है वो विस्मत है। तो आप इस प्रकार से इस ट्रिक से 15वां समूह या 15वें वर्ग के तत्वों को याद कर सकते हैं। या नाना पाटेकर ईश्वरिया सब बिकाऊ ऐसा भी बोल सकते हैं, या न्यूज़पेपर आज सब बिका, मतलब ये ट्रिक है। आप ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आप इस ट्रिक का उपयोग करो। आपको 15 समूह के तत्वों को याद करना है तो आप कुछ भी आप सरल तरीके से अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हो। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। वैसे इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हमने बताया था कि NS2P3 होता है बाह्यतम कोश में। इस प्रकार से संयोजकता कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, और 3 और 2 को जोड़ दोगे तो टोटल बाह्यतम कोश में संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे नाइट्रोजन है जो कि प्रकृति में 78% मिलता है वायुमंडल में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो अक्रिय गैस को पहले लिख दिया 2s2 2p3, दूसरे आवर्तक का तत्व है। परमाणु क्रमांक 15 है फास्फोरस का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो नियान के बाद 3s2 3p3 लिख दो। फिर आर्सेनिक आ रहा है 33 परमाणु क्रमांक है, इसका आर्गन के बाद आता है तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3d10 4s2 4p3। 51 एंटीमनी का है जो कि क्रिप्टॉन के बाद आता है, इसलिए क्रिप्टॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है होगा। तो इस प्रकार से नाम को लिख देते हैं तत्व का, क्योंकि यहाँ तक भरा हुआ है क्रिप्टॉन तक पूरा। तो 4d10 5s2 5p3। फिर है 6 आवर्त का 83 जो विस्मत है, इसका जेनान के बाद आता है तत्व, इसलिए 4f14 5d10 6s2 6p3 लिख सकते हैं। या आप बाउ नियम में जैसा है उस आधार पे भी जो है लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बाद आता है इनका कक्षक पूर्णतः भरा होता है, बाह्यतम कोश का ऑर्बिटल भरा होता है, इसलिए हम इन तत्वों का नाम लिख करके इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखते हैं। ये आप क्या करना, जो बताया था ट्रिक आप जो आपका उसका भी प्रयोग कर सकते हो। SP SP SDP ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। SDP, फिर आता है SFDP, फिर आता है SFDP। इसी ट्रिक के अनुसार में इलेक्ट्रॉन भरता है। आपको पता होना चाहिए S ऑर्बिटल में अधिकतम 2, P ऑर्बिटल में अधिकतम 6, D में अधिकतम 10 और F ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इस आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकते हैं, आप भौतिक सिद्धांत के आधार पर। भौतिक अवस्था देखें समूह 15 के तत्व का, तो इसमें से नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस है, फास्फोरस मोम जैसा ठोस है, और बाकी जो अन्य तत्व हैं या अन्य सदस्य हैं सभी ठोस होते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है, और विस्मत धातु है। एक प्रश्न है इसमें दिया है, N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है क्यों? तो क्या होता है यहाँ पे आप देखें, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस है करके बोला गया है, मतलब इनमें नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दो परमाणुओं के बीच में। इसी को बोला जा रहा है कि N2 अणु में त्रिबंध होने के कारण इनकी बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए यह कम क्रियाशील है। या एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इसमें, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक गैस या अणु के रूप में पाया जाता है या गैस है, क्यों इस प्रकार से? तो इसकी छोटी परमाणु त्रिज्या के कारण नाइट्रोजन पी पाई बहुपद बनाता है। माने नाइट्रोजन का जो पहला परमाणु है और दूसरा परमाणु है, तो दोनों परमाणु क्या है, पी पाई बंध बनाते हैं, अर्थात बहुबंध बना रहे हैं, जिसमें एक सिग्मा बंध होता है और 2
पाइबंद होता है। इस कारण यह द्विपरमाणुक गैस या अणु के रूप में पाया जाता है। अब है परमाणु आकार या आयनिक त्रिज्या। तो देखिए आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, आप इसके आधार पर आप समझ सकते हैं। ये देखिए पहला का नाइट्रोजन का, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एंटीमनी और पांचवा बिस्मथ का बोले। तो आप लोग देख रहे हैं इस साइज को, जब बाएं ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं हम समूह में या वर्ग में, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं नाइट्रोजन से है ना, नाइट्रोजन से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है या परमाणु आकार बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन से बड़ा है फास्फोरस, से बड़ा है आर्सेनिक, आर्सेनिक के त्रिज्या आकार से बड़ा है एंटीमनी का और बिस्मथ से। तो वह समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन से बिस्मथ तक परमाणु आकार लगातार बढ़ती जाती है, जिसको हम लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार व आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। और क्यों बढ़ता है उसका कारण हम देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, अर्थात बाह्य इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। मतलब ये जो नाभिक माने हम, तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, है ना। ये जैसे नाभिक है तो कोष की संख्या बढ़ रही है, कोष की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है इनका जो है नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है। इस कारण परमाणु आकार और आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ते जाता है। अब आता है आयनन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आप लोग पढ़े हो 11वीं क्लास में, है ना। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आयनन एंथैल्पी होती है, और वो भी विलगित गैसीय परमाणु से निकाला जाता है, ये भी याद रखेंगे। तो इसका हम सब देखते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन एंथैल्पी का मान कम होते जाता है। तो समूह में जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ता है, साथ साथ में आयनन एंथैल्पी का मान भी कम होते जाता है। और ये देखिए हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, और आपको इस मान से भी पता चल रहा होगा। देखिए नाइट्रोजन का 1402, फास्फोरस का 1012, आर्सेनिक का 947, एंटीमनी का 834 और बिस्मथ का 703 होता है। तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होते जा रहा है। इसका कारण है उपसमूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या बढ़ते जाता है और परिरक्षण प्रभाव भी इसका जो है प्रमुख कारण होता है। फिर नोट है कुछ, इसकी आयनन एंथैल्पी 14वें वर्ग के तत्वों से अधिक होती है और द्वितीय और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान क्रमशः उच्च होता है, अधिक होगा। परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग इफेक्ट किसको बोलेंगे, तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण बल से रक्षित करना या परिरक्षित करना परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। या हम इसको बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ आने वाला इलेक्ट्रॉन यदि अंदर के कक्षकों में प्रवेश करता है तो यह बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है तथा नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करता है, जिससे आकार बढ़ता है। आप इस चित्र से समझ सकते हैं। देखिए एक नाभिक है ये, और ये आंतरिक कोष में हमने 3 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किया हुआ है, 1 2 3, और ये बाह्यतम कोष का। तो जैसे जैसे कोष की संख्या बढ़ती जाती है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाती है। अब देखिए ये जो आंतरिक कोष वाला है इलेक्ट्रॉन और ये बाह्यतम कोष वाला जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा समान आवेश के कारण। ये देखिए इसका प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या होगा, इस नाभिक से जो है प्रतिकर्षण के द्वारा ये जो आकर्षित हो रहे हैं नाभिक द्वारा देखिए बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ये आकर्षित हो रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है, और अधिक हो सकते हैं। तो इनको प्रतिकर्षित करते हैं, इसको धकेल रहे हैं। देखिए नाभिक से दूर की ओर ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो इस प्रतिकर्षण के कारण इसकी जो है नाभिक से दूरी कम हो जाती है और आकर्षण बल कम हो जाता है। अर्थात ये जो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक के आकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, अर्थात हम बोल सकते हैं नाभिकीय आकर्षण बल से परिरक्षित हो जाता है। तो इसी को बोलता है परिरक्षण प्रभाव। तो हमने देखा इसमें कि अंदर के कोष का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर के कोष के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षण करता है
और प्रतिकर्षण करने से नाभिकीय आकर्षण बल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन के लिए कम हो जाता है ना, आकर्षण बल कम हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। इसका कारण मेन वही है कि ये जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये अंदर के कोश में, इसी कोश में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, प्रोटॉन में भी भरते जाएगा, ठीक है, धनावेश की संख्या बढ़ेगी, है ना, तो खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन क्या करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो बाह्यतम कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। हमने देख रहा है यहाँ पे, हमने देखा है यहाँ पे, यहाँ दिखाया गया है ना, तो प्रतिकर्षण अधिक होता है, इसलिए नाभिक के आकर्षण बल से बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन परिरक्षित रह जाता है, रक्षित रह जाता है। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को विद्युत ऋणता कहते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान कम होते जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, विद्युत ऋणता का मान कम होते जाता है। ये देखिए दिखाया गया है, मान के साथ मैं आपको दिखा दिया हूं, है ना, ये कम होते होते जा रहा है। और यहाँ पे एक देख रहे हैं एंटीमनी और बिस्मथ का वैसे बराबर होता है ना, तो यहाँ पे क्या कारण है वो भी बताऊंगा मैं। तो देखिए नाइट्रोजन का 3.0 है, फास्फोरस का 2.1, आर्सेनिक का 2.0, एंटीमनी का 1.9 और बिस्मथ का भी 1.9, तो ये दोनों का जो है बराबर हो गया। लेकिन हम बाएं से दाएं एवरेज की बात करें तो विद्युत ऋणता का मान कम होते जाता है। कारण है परमाणु त्रिज्या और परिरक्षण प्रभाव, जो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता जाता है ना, इस कारण क्या होगा, विद्युत ऋणता अधिक कम होती जाती है। धात्विक गुण, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो ये अधातु है, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है और बिस्मथ धातु है। और कारण है आयनन एंथैल्पी में कमी और परमाणुक आकार में वृद्धि। तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है और परमाणुक आकार जो है बढ़ते जाता है। गलनांक और क्वथनांक, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर गलनांक आर्सेनिक तक और क्वथनांक एंटीमनी तक बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। मतलब देखिए अनियमितता पा रही गलनांक और क्वथनांक में अनियमितता हो रही है, बढ़ती है आर्सेनिक तक, उसके बाद जो है कम हो जा रही है। उसी प्रकार से क्वथनांक एंटीमनी तक बढ़ती है, फिर कम हो जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये देखिए गलनांक के बारे में बताया गया है। गलनांक जो है ना, क्या हो रहा है, नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक बढ़ गया और फिर यहां से कम होना चालू हो गई। देखिए एंटीमनी का कम हो गया, उससे कम बिस्मथ का हो गया। और देख सकते हैं इस मान में आप 63 है, फिर 317, 1089 बढ़ते गया ना। एंटीमनी का 904, बिस्मथ का 544 हो गया और कम हो गया। क्वथनांक की बात करें तो नाइट्रोजन का देखिए 77.2 केल्विन में सब दिया हुआ है, फास्फोरस का 544 बढ़ गया, आर्सेनिक का 888 बढ़ गया, एंटीमनी का 1860 बढ़ गया। लेकिन ये जो बिस्मथ में आ रहे हैं 1837 हो गया, पुनः कम हो गया। तो ये कुछ अनियमितता है और इस अनियमितता का कारण क्या होता है गलनांक और क्वथनांक का, इसका कारण है पहला अक्रिय युग्म प्रभाव, अभी हमने देखा था, है ना। अच्छा, अक्रिय युग्म प्रभाव, और दूसरा जो कारण है परमाणुकता अधिक हो तो गलनांक भी अधिक होता है। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, इनकी जो है परमाणुकता अधिक है। नाइट्रोजन का द्विपरमाणुक है, फास्फोरस आर्सेनिक चतुष्परमाणुक है, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ एक परमाणुक है। तो जिनकी परमाणुकता कम होती है उनकी गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस कारण जो है ये प्रभाव पड़ रहा है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अक्रिय युग्म प्रभाव क्या है, देखते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव जिसको सिजिक ने 1933 में प्रदर्शित किया था। तो पी ब्लॉक के तत्वों में परमाणु भार बढ़ने के साथ एनएस कक्षक के इलेक्ट्रॉन, एनएस कक्षक मतलब बाह्यतम कोश या संयोजकता कोश के जो एनएस के कक्षक के इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो इलेक्ट्रॉन युग्म, अब इलेक्ट्रॉन युग्म बोल रहा है, AN2 रहता है ना बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो, या जिसको हम बोल सकते हैं कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म, बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं। इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अक्रिय युग्म तथा यह प्रभाव अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है।
आपको समझ में आ गया होगा कि पी ब्लॉक के तत्वों में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है या हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो बाह्यतम कोश के एनएस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन युग्म माने दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उस इलेक्ट्रॉन युग्म को अक्रिय युग्म कहते हैं और इस प्रभाव को अक्रिय युग्म प्रभाव कहा जाता है। कारण वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आंतरिक कोश में डी और एफ कक्षक उपस्थित होते हैं। जैसे जैसे हम पी ब्लॉक के तत्वों में समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो पहले डी कक्षक आता है, फिर एफ कक्षक आता है, तो इनकी उपस्थिति हो जाती है, और इनकी उपस्थिति होने के कारण ये क्या है, दुर्बल परिरक्षण प्रभाव रखते हैं इनके कारण जो है, तो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव चालू हो जाता है जिसके कारण प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ता है, और प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने से इनमें संयोजकता में 2 की कम हो जाती है। मतलब एनएस के जो इलेक्ट्रॉन है उसको नाभिक प्रबल आकर्षण बल से बांध के रखता है जिससे वहां का इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं हो पाता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेता, क्योंकि अयुग्मित ही नहीं हो पाएगा। अयुग्मित नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो बंद कहां से बनाएगा। बंद कौन सा इलेक्ट्रॉन में बनता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बात अलग है कि लुईस चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है ना। तो उदाहरण में हम देखते हैं बिस्मथ की संयोजकता 3 होती है, तो बिस्मथ जो है केवल 3 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसका कारण है 5 संयोजकता क्यों प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि इनके NH2 बाह्यतम कोश के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वो अक्रिय हो जाते हैं। केवल पी ब्लॉक के तत्व ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, इन तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 तक होती है। तो जनरली नाइट्रोजन जो है -3 प्रदर्शित करता है इसमें, और इनमें से +5 +3 -3 सबसे अधिक सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था। बात करें तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी प्रदर्शित करते हैं, +3 सभी करते हैं, है ना। और नाइट्रोजन में खाली अर्थात रिक्त डी कक्षक नहीं होता, इस कारण जो NCl5 नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस के पास खाली 3D कक्षक होता है तो PCl5 का निर्माण करता है। पूछता है नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं बनाता, तो उसका कारण है रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता। अच्छा, इसमें बिस्मथ की बात करें हम तो बिस्मथ भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। 2 चीज, नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों पेंटाहेलाइड नहीं बनाते, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है। नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक का अभाव है और बिस्मथ के पास अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण है। मतलब बिस्मथ का जो बाह्यतम कोश का जो NS ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, इसलिए अपना सहसंयोजकता का विस्तार भी नहीं कर पाता, केवल 3 सहसंयोजकता प्रदर्शित करता है। नाइट्रोजन की अधिक संयोजकता 4 होती है, जबकि अन्य तत्वों की संयोजकता 5 होती है। बिस्मथ की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है, वही जो मैं बात कर रहा था, +3 अधिक होगा क्योंकि अक्रिय युग्म प्रभाव वहां पे काम करता है। हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता देखें आप इनका, तो सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके EH3 प्रकार की यौगिक बनाते हैं। सभी EH3 यौगिक बनाते हैं। ई में मतलब तत्वों को रख दो और H3 सब बनाना है। तो देखिए N को रखे तो NH3, P को रखे E की जगह PH3, AS को रखे तो ASH3, SB को रखे तो SBH3 और BI को रखे तो BiH3, जिसको अमोनिया, फास्फीन, आर्सिन, स्टीबिन, विस्मिथिन के नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्षारीय गुण देखें हाइड्राइड की, ये तो हाइड्राइड बना रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता है, सभी हाइड्राइड बना रहे हैं। तो हाइड्राइडों के क्षारीय गुण उनके आकार बढ़ने अर्थात इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने के साथ घटते जाते हैं। आकार बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व घटेगा तो उसके साथ घट जाता है क्षारीय गुण जो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अमोनिया है, अमोनिया को प्रबल क्षार बताया गया है इन समूहों में। क्यों बताया गया है, क्योंकि ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है इसके, ये रासायनिक अभिक्रिया में से आसानी से दान कर देता है, तो इसको लुईस क्षारक भी बोलते हैं, लुईस क्षार बोला जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में, तो क्षारकता या क्षारीय गुण जो है आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है परमाणुओं का, हाइड्राइडों का, तो उनका घनत्व इलेक्ट्रॉन का कम होता है और क्षारीय गुण भी कम होती जाती है, अम्लीयता बढ़ती जाती है। उष्मीय स्थायित्व, तो वर्ग में नीचे की ओर जाने पर हाइड्राइड का उष्मीय स्थायित्व घटता है, क्योंकि परमाणु आकार बढ़ता है जिससे बंध लंबाई बढ़ जाती है।
ये इस प्रकार से देखिए, तो परमाणु आकार बढ़ता है तो बंध लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वर्ग में नीचे जाने पर हाइड्राइडों का उसमें स्थायित्व घटता है। तो देखिए सबसे अधिक जो है अमोनिया का है, इसको आगे पीछे लिखा गया है, बिस्मथ से स्टार्ट किया गया है, तो इसको बढ़ता क्रम में बताया गया है ना। घटता क्रम बोले तो अमोनिया को लिख के फिर यहाँ पे फास्फोरस इसका लिख सकते हो, फिर इसको फिर इसको फिर इसको, ऐसा करके घटते क्रम में ऐसा भी लिख सकते हो आप। बस याद रखिए ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्राइड का उसमें स्थायित्व घटता है। कारण है ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है और उस कारण बंध लंबाई भी बढ़ जाती है। अपचायक गुण ये वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि पीएच बंध लंबाई बढ़ने पर बंध सुगमता से टूटता है, जिससे हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, अर्थात अपचायक गुण बढ़ जाते हैं। इसलिए 15 के वर्ग के हाइड्राइड के अपचायक गुण का घटता क्रम यहाँ पे देखें, सॉरी अपचायकों का घटता क्रम लिखा गया यहाँ पे, ये बढ़ता क्रम होगा। यहाँ पे आप जो है इसको बढ़ता क्रम करिए, बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा, बिस्मिथिन का होगा। बिस्मिथ जो हाइड्राइड बना रहा है ये प्रबल अपचायक होगा, और अमोनिया का सबसे दुर्बल अपचायक। तो बोल रहा है ना पीएच बंध की लंबाई बढ़ती है, तो हम जैसे जो ऊपर से नीचे जाते हैं पीएच बंध की लंबाई बढ़ती है तो बंध आसानी से टूटता है, अर्थात हाइड्रोजन को आसानी से त्यागते हैं। तो बिस्मथ जो है हाइड्रोजन को आसानी से त्याग कर देगा, मतलब क्या है, इसके अपचायक गुण बढ़ जाता है, तो ये प्रबल अपचायक होगा, ठीक है। क्वथनांक, अमोनिया का क्वथनांक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण pH3 से अधिक होता है। यहाँ पे क्वथनांक की बात करें तो समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्वथनांक जो है कुछ बढ़ता है, हमने देखा था, और उसके बाद जो है बिस्मथ में कम हो जाता है। तो यहाँ पे एक सवाल पूछा जाता है अमोनिया और फास्फिन के बीच में कि अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है फास्फिन का नहीं, तो अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण होता है। हाइड्रोजन बंध आगे बताऊंगा मैं। और वर्ग में नीचे की ओर जाने पर आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, जिसके कारण वांडर वाल बलों में वृद्धि हो जाती है, जिससे क्वथनांक pH3 से BiH3 तक बढ़ता है। हाइड्राइड का क्वथनांक बढ़ते जाएगा, क्यों, वांडर वाल बल बढ़ती जाती है। एक नोट है, अमोनिया के अतिरिक्त सभी गैस विषैली होती है। देखो अमोनिया विषैली गैस नहीं है, लेकिन बाकी जो हाइड्राइड है इनकी जो है वो विषैली गैस ही है। प्रत्येक यौगिक में sp3 संग्रहण होता है और इसकी आकृति पिरामिडी होता है, जिसका चित्र दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे अमोनिया का दिखाया गया है, बंध एंगल 107.8 अंश। वैसे अब यहाँ पे बात आती है जब इसकी आकृति sp3 संकरण है तो त्रिकोणीय नहीं होगा, त्रिकोणीय समतलीय नहीं होना चाहिए, पर क्यों नहीं है, पिरामिडी हो जाता है। कारण है इनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, एकाकी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, और प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण का मान 109.28 मिनट नहीं होकर के घट करके 107.8 अंश हो जाता है। वैसे 107 अंश माना जाता है इसको, मेन 107 अंश होता है। ये देखिए हाइड्रोजन बंध की बात कर रहा था मैं। अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन के बीच में, ये इधर हाइड्रोजन है तो इधर नाइट्रोजन रहता है, ये नाइट्रोजन है तो इधर हाइड्रोजन रहता है, और ये जुड़ते जाते हैं। इस प्रकार से इनके अणु जो है तो अपने ही अणु के साथ ये हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण इनका क्वथनांक अधिक होता है। तो प्रश्न पूछा जाता है जैसे NH3 का क्वथनांक अधिक होता है जबकि फास्फिन का क्वथनांक कम होता है, क्यों, तो इसका कारण वही है, अमोनिया में अंतरणों का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसलिए अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, और ये चित्र बनाना पड़ेगा। फिर अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाती है परंतु pH3 नहीं, क्यों नहीं बनाती है, तो अमोनिया हाइड्रोजन बंध बनाने का कारण क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक है इसमें, इसलिए NH अध्रुवीय हो जाता है और अंतरणिक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इसके विपरीत फास्फिन की बात करें तो फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की विद्युत ऋणता 2:1 है, दोनों का बराबर है, तो बराबर इसलिए pH बंध ध्रुवीय नहीं हो पाता, जिससे हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन बंध क्यों बनता है अमोनिया में, ये भी कारण आ गया कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होती है। NH3 प्रबल क्षार है, क्यों, ये भी पूछा जा सकता है। तो हमने देखा हुआ है कि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है ना, इसके कारण आसानी से एकाकी इलेक्ट्रॉनिक में त्यागते हैं, प्रबल क्षार है। ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, MH3 प्रकार के अणु में ये अमोनिया का दिखाया गया है,
देखिए, तो यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में आसानी से त्याग देता है, इसलिए है एक प्रबल क्षार है या लुईस क्षारक है। लुईस क्षारक क्यों है करके भी पूछा जा सकता है। N2 कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है, तो उसका तो पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि पी पाई अति व्यापन के कारण त्रिबंध बनता है और इनकी जो बंद वियोजन ऊर्जा है वो अधिक होती है। उसको जोड़ना पड़ेगा ना, आप जोड़ेंगे उसको, बंद वियोजन ऊर्जा अधिक होती है। नाइट्रोजन द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है, ये भी हमने देख लिया है कि छोटे परमाणु आकार और अधिक विद्युत ऋणता कारण नाइट्रोजन स्वयं पी पाई बहुबंध बनाता है। दोनों नाइट्रोजन परमाणु के बीच में क्या बनता है, पी पाई बहुबंध बनता है। हैलाइड, ट्राई हैलाइड, तो ये जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं ये हैलोजन से सीधा सहयोग करती हैं और MH3 प्रकार के ट्राई हैलाइड बनाते हैं। जैसे MH3 बनाया था, हाइड्राइड बनाया था, उसी प्रकार से ट्राई हैलाइड बना रहे हैं और सभी ट्राई हैलाइड स्थायी होते हैं और पिरामिडी संरचना में होते हैं। तो इस 15 समूह के सभी का ट्राई हैलाइड स्थायी है और पिरामिडी संरचना होती है। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, BF3 के अतिरिक्त सभी ट्राई हैलाइड सहसंयोजी प्रकृति की होती है। ट्राई हैलाइडों की सहसंयोजी प्रकृति तत्व के आकार बढ़ने के पर घटती है और देखिए घटते सहसंयोजी लक्षण भी बताया गया है। तो सबसे अधिक सहसंयोजी लक्षण इधर पाए जाएंगे नाइट्रोजन साइड में और बिस्मथ साइड में कम हो जाता है। इधर जो है धात्विक प्रवृत्ति वाली आ जाती है, आयनिक लक्षण आ जाते हैं। अब ये पेंटाहैलाइड बनाने वाली बात कर ले फिर, तो फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी पेंटाहैलाइड बनाते हैं लेकिन नाइट्रोजन और बिस्मथ नहीं बनाते हैं। उसका कारण है नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन के लिए इनके पास रिक्त डी कक्षक अनुपस्थित होता है, माने खाली डी कक्षक नहीं होता, इनके पास डी कक्षक का अभाव होता है, इसलिए पेंटाहैलाइड नहीं बनाता। बिस्मथ की बात करें तो बिस्मथ में अक्रियुग्म प्रभाव काम करता है, तो बिस्मथ के अक्रियुग्म प्रभाव के कारण जो है पेंटाहैलाइड नहीं बनता है। अक्रियुग्म प्रभाव मैंने बताया था आपको, वह प्रभाव जिसमें पी ब्लॉक के तत्व के जब परमाणु क्रमांक बढ़ते जाते हैं, समूह ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं हम, तो बाह्यतम कोश की NS के इलेक्ट्रॉन युग्म बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं NS ऑर्बिटल के, तो उसको अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं और ये जो प्रभाव है अक्रियुग्म प्रभाव कहलाता है। पेंटाहैलाइडों में sp3 संकरण होता है और इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। और कुछ प्रश्न फिर है, देखिए NCl नहीं बनता है जबकि PCl5 बनता है, वही चीज आ गया। नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होते, इसलिए नाइट्रोजन अपने स्टक का प्रसार नहीं कर पाता, जिसके कारण NCl5 नहीं बन पाता है। SbCl3 स्थायी है जबकि SbCl5 अस्थायी है, क्यों, तो SbCl3 में अक्रियुग्म प्रभाव उपस्थित है ना, इस कारण जो है वो स्थायी है और SbCl5 अस्थायी है ना, क्यों, अक्रियुग्म प्रभाव कर रहा है, एंटीमनी में काम जो है, तो NH2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जब पेंटाहैलाइड संरचना बताया गया फास्फोरस का, तो आप पढ़े हो पूर्व संकरण में 11वीं में, इस प्रकार से आपका जो बनता है पेंटाहैलाइड का, ये फास्फोरस, यहाँ आपका Cl, यहाँ Cl, हैलाइड है तो इधर Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ Cl, यहाँ 120 अंश और 90 अंश का दो कोण बनता है। ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडी की संरचना है। नाइट्रोजन की होगी कब देखते हैं, तो डाई नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल तीनों हमारे सिलेबस में है। संकेत देखें, नाइट्रोजन का सबसे बात करें, डाई नाइट्रोजन है ना, परमाणुक रूप में नाइट्रोजन है, अणु सूत्र N2 बोलता है, परमाणु क्रमांक 7, परमाणु भार 14.007 होता है। संयोजकता बोले तो 3 और 5 प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 और NH2 2s2 2p3 के रूप में लिख सकते हैं। डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, तो देखिए सोडियम नाइट्राइड की अमोनियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको गर्म किया जाती है तो सोडियम नाइट्रोजन गैस बनता है, साथ में हमको सह उत्पाद NaCl और H2O प्राप्त होता है। दूसरा, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने से बनता है नाइट्रोजन गैस, साथ में सह उत्पाद पानी और क्रोमियम ऑक्साइड बनता है। इसी प्रकार बेरियम नाइट्राइड में, नाइट्राइड है, बेरियम नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो बेरियम और इस उत्पाद के रूप में अलग हो जाता है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है।
प्रयोगशाला में विधि बोलता है तो आप इस विधि को भी बना लीजिए। नाइट्रोजन के भौतिक गुण, ये रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अविषैली गैस है, जल में अल्प विलेय है, वायु से हल्की होती है। नाइट्रोजन के ट्रिपल बंध के कारण कमरे के ताप पर यह अक्रिय है। 2 समस्थानिक है इनके 14 और 15। द्रव अवस्था में इनका क्वथनांक 77.2 केल्विन तथा ठोस अवस्था में गलनांक 65 केल्विन है। रासायनिक गुण की बात करें इसकी तो ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया बनाता है। ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि वाला है ना, जो कि आयरन उत्प्रेरक मॉलिब्डेनम उत्साह की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करने से बनता है। धातु से क्रिया, लिथियम जो है लिथियम धातु से क्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ क्रिया देखें तो कैल्शियम साइनामाइड बनाता है 1000 केल्विन ताप पर, तो कैल्शियम कार्बाइड नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके जो है कैल्शियम साइनामाइड या कैल्शियम है ना साइनामाइड बना रहा है, और कार्बन जो है सह-उत्पाद है इसका। और इन दोनों के मिश्रण को बोला जाता है CaCN2 और C के मिश्रण को नाइट्रोलियम कहा जाता है। नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार, ये अपने परिवार के सदस्यों से अलग व्यवहार किस प्रकार से करता है तो देखते हैं। इसका उच्च ऋण विद्युता माने सबसे अधिक इसकी ऋण विद्युता होती है N3- होती है इसकी जो ऋण विद्युता है। इस समूह में सबसे सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व यही नाइट्रोजन है। फिर छोटा परमाणु आकार है, इस समूह में नाइट्रोजन परिवार या साइनोजन परिवार में सबसे छोटा परमाणु आकार नाइट्रोजन का ही है। इनके पास रिक्त डी कक्षक का अभाव होता है और पी पाई बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। नाइट्रोजन का उपयोग वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की सक्रियता को नियंत्रित करती है, जिसके कारण वस्तुएं नहीं जलती रहती है, ये तो जलती रहती। द्रव नाइट्रोजन को प्रशीतक के रूप में रेफ्रिजरेटरों में होता है। धातु कर्म प्रक्रम में अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में, बर्न डिब्बों प्रयोगशाला आदि में निष्क्रिय वातावरण बनाने में। जैसे आप लोग चिप्स वगैरह का पैकेट खाते हो, आप लोग लगता है चिप्स लोगे 5 रुपये 10 रुपये का, ऐसा लगता है पूरा पैकेट में भरा हुआ है, बहुत सारा चिप्स होगा, खोल के देखते हो तो हवा निकलती है ना उसमें, तो वो जो हवा होती है वो नाइट्रोजन गैस बनी होती है, सुरक्षा के लिए उसमें रखा जाता है। ये बिजली के बल्बों और उच्च तापमापी यंत्रों में प्रयुक्त की जाती है और क्रायो सर्जरी में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑक्साइड, तो ये ऑक्सीजन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर अधिक संख्या में ऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन जो है। और ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, आपको पता है 11वीं में पढ़े भी हो आप लोग, है ना। तो ये जो 5 प्रकार के ऑक्साइड है, यहाँ पे आपको 6 प्रकार दिखाई दे रहा है। और ऐसे देखा जाए ये जो NO2 है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जिसको हमने नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड लिया हुआ है, इस नाइट्रोजन ऑक्साइड को दोगुना कर देते हैं तो ये हमको सूत्र प्राप्त होता है N2O4। ठीक है, तो ये दोनों को हम एक ही माने, उसमें वो दिक्कत नहीं है और आप ऐसा कर सकते हो। तो मेन 5 प्रकार ही बोला जाता है। तो पहला है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस बोलते थे। इस गैस को आप सूंघोगे ना हंसते रह जाओगे। हाउसफुल मूवी भी है, आप देखोगे उसमें हंसने वाला कुछ गैस छोड़ दिया जाता है और हंसते रहते हैं लोग बाग, यही गैस है हंसाने वाली गैस है। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है और इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड बनती है। यह रंगीन गैस है और उदासीन होती है। दूसरा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO या नाइट्रिक ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, NO को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। यह नाइट्रोजन का ऑक्साइड +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इसको सोडियम नाइट्राइट और फेरस सल्फेट और अम्लीय फेरस सल्फेट के साथ में अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये रंगीन गैस और उदासीन होती है। फिर नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, या यहाँ पे आप देखो डाई नाइट्रोजन, डाई इसलिए बोल रहा है कि N2 लिखा हो तो डाई नाइट्रोजन, हम लोग क्या बोलते हैं नाइट्रोजन पढ़ देते, तो डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड है ना। ये देखो +3 की ऑक्सीकरण अवस्था होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड और N2O4 की अभिक्रिया से मिल जाता है, बन जाता है 250 केल्विन ताप पर गर्म करने से, और यह नीला ठोस होता है और अम्लीय होता है। फिर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 है, इसका डाइनाइट्रोजन का भी +4 होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है जो कि भूरी गैस होती है और अम्लीय होती है। अब N2O4 बनाना है, इसकी मात्रा डबल कर देते हैं बोला गया है, तो 2N2 ये देखिए डबल कर दिए तो N2O4 बन जाता है। यह रंगीन ठोस या द्रव रूप में अम्लीय होती है। और लास्ट जो है N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, जिसको डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बढ़ते हैं, है ना। तो ये +5 ऑक्सीकरण अवस्था है। और ये जो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, है ना, इसको P2O5 बोलते हैं। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को हमने डबल ले लिया यहाँ पे, तो अभिक्रिया कराने पर N2O5 बनता है और यह रंगीन ठोस और अम्लीय होता है। अमोनिया आता है। अमोनिया बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि में नौसादर या अमोनियम क्लोराइड को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है। इस स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड और पानी सह उत्पाद प्राप्त होता है। औद्योगिक विधि, हैबर विधि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछी जाती है विधि जो है। तो इसकी सिद्धांत देख ले पहले। शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में, मतलब N2 और H2, इसको हम क्या लेते हैं 1:3 में लेते हैं। नाइट्रोजन का 1 भाग, हाइड्रोजन का 3 भाग मिश्रण लेंगे, शुद्ध नाइट्रोजन हाइड्रोजन होना चाहिए। और उसको लेकर के लोहा जो है उत्प्रेरक है, लोहा चूर्णक के रूप में ले जाता है, वो उत्प्रेरक के रूप में मिलाया जाता है लोहा चूर्णक को। और मालिब्डेनम मिला देते हैं उत्सावर्धक के रूप में, वर्धक का काम करता है। उसकी उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और उच्च दाब, देखिए दाब उच्च चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब में गर्म किया जाता है तो अमोनिया गैस प्राप्त होती है, हमको अमोनिया प्राप्त होती है। ये इसका समीकरण है, N2 + 3H2, देखिए 2NH3 अमोनिया प्राप्त हो रहा है ना। और 23,400 किलो कैलोरी, मतलब ये क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। अब इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में हमने लिया आयरन, और एमओ क्या है, मालिब्डेनम उत्सावर्धक है। आप रिवर्सिबल जो एरो है उसके ऊपर और नीचे ये सब लिखना पड़ता है इसको। 200 ATM 200 वायुमंडलीय दाब है और ताप हमने लिया था 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूरा लिखना पड़ता है समीकरण में। ये जो इस आधार पे फिर आप जो है बता सकते हो, पूरा हर चीज जो समीकरण में आ गया। ये देखिए एक चित्र है, इसमें क्या होता है, इसका चित्र है, चित्र भी बनाना होता है। यहाँ पे कंप्रेसर पंप लगा हुआ है, तो देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का 1:3 यहाँ से डाल रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं। एक कंप्रेसर पंप से जो है ऊपर चढ़ता है और पंप द्वारा ऊपर चढ़ के फिर जो है यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष है, ये उत्प्रेरक कक्ष है जहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है लोहे का चूर्ण और मालिब्डेनम। मतलब इस उत्प्रेरक कक्ष में क्या क्या है, उत्प्रेरक है, लोहा चूर्ण और मालिब्डेनम है। तो यहाँ जो है 1:3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित की जाती है, तो इसमें उत्प्रेरक कक्षा में आती है। उत्प्रेरक कक्षा से फिर जो है इस प्रकार से आप देख रहे हो ये पाइप के द्वारा जो है इस संघनित्र में आती है। संघनित्र मतलब ये जो संघनित्र है जहाँ ठंडा किया जाता है गैस को, है ना। और इसमें आप देख रहे हो सर्कुलेशन पंप, है ना, यहाँ पे ये ठंडा जल प्रवाहित की जा रही है, ये जो है तो ठंडा जल प्रवाहित करने से क्या हो रही है, यहाँ पे जल निकलते जा रही है और तो गर्म होने नहीं दे रही है। और इस पाइप के द्वारा जो है इस संघनित्र के द्वारा यहाँ आ करके यहाँ आती है द्रव अमोनिया के रूप में इस पात्र में प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन फिर भी क्या है, पूरा पूरा द्रव अमोनिया नहीं बनता, कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस शेष रहते हैं। तो जो गैस के रूप में रहते हैं वो गैस पुनः जो है सर्कुलेशन पंप में आ जाते हैं और इस सर्कुलेशन पंप के द्वारा इस प्रकार से ऊपर की ओर जाते हैं और ऊपर देखिए इस प्रकार से जा रहे हैं, जाने के बाद ये पुनः उत्प्रेरक कक्ष में आ जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है और यह उच्च दाब पर होती है और हमको जो है द्रव अमोनिया प्राप्त हो जाती है। अमोनिया की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें हैं। दाब अधिक होना चाहिए, अर्थात 200 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, आपको याद रखना है इसको। ताप कम होना चाहिए, कम ताप होना चाहिए। लौह चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है, जिसमें K2O और Al2O3 मिला दे तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अमोनिया के भौतिक गुण देखें। अमोनिया रंगहीन तीखी गंध वाली गैस है, इसकी वाष्प से आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपके प्रयोगशाला में भी आपको अमोनिया गैस मिल जाएगा, निश्चित द्रव अमोनिया रहता है। यह वायु से हल्की होती है, यह जल में अधिक विलेय है
जलीय विलयन इसकी क्षारीय प्रकृति की होती है। देखिए जल में अधिक विलय है तो NH3 और H2, HOH लिख दिया हूँ मैं, OH लिख दिया क्योंकि H जो है यहाँ NH4 बना लेगा, ये देखिए, और OH रहेगा तो NH4 जो है प्लस आयन के रूप में और OH माइनस आयन के रूप में रहता है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और लाल को नीला कर रहा है मतलब क्या होगा, क्षारीय प्रकृति की होगी। द्रव अमोनिया का क्वथनांक 239.6 केल्विन होता है, और द्रव अमोनिया को ठंडा करने पर बर्फ जैसे सफेद क्रिस्टल प्राप्त होते हैं जिनका गलनांक 195 केल्विन होता है। अमोनिया के अणु में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इसके कारण क्वथनांक अधिक होता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी किया कि अमोनिया का क्वथनांक अधिक होता है, तो अमोनिया का क्वथनांक अधिक होने के कारण है अंतराणुक इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और ये आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो है हाइड्रोजन बंध पाया जा रहा है, जो कि डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित है। ए हाइड्रोजन बंध है, ए हाइड्रोजन बंध है, ए हाइड्रोजन बंध है। नामांकन कर लेना आप इस प्रकार से किसी एक का, जैसे इसको ही प्रदर्शित कर दो, यहाँ पे लिख दो H डैश करके बंद कर दो, तो हाइड्रोजन बंध हो जाएगा। अमोनिया के रासायनिक गुण, ये ज्वलनशीलता की बात करें हम तो न तो स्वयं जलती है न जलाने में सहायक है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में पीली लौ के साथ जलकर नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। ये देखिए समीकरण, अमोनिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन गैस मुक्त कर रही है पीली लौ के साथ जलकर। अपघटन, अमोनिया विद्युत स्फुलिंग द्वारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में अपघटित हो जाती है। देखिए अमोनिया का जो है विघटन हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। ऑक्सीकरण, तो गर्म प्लेटिनम तार की उपस्थिति में 1073 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की विधि में इसको पढ़ा जाता है। ये समीकरण है, अमोनिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देख रहे हैं हम लोग, अमोनिया ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बना देती है प्लेटिनम तार की उपस्थिति में। प्लेटिनम तार जो है प्रेरक का काम करता है। हैलोजन से क्रिया, अमोनिया क्लोरीन या आयोडीन से सांद्रता के अनुसार दो प्रकार से क्रिया करता है, उसकी सांद्रता के आधार पर। हैलोजन की, हैलोजन है ना, क्लोरीन और आयोडीन, तो उनके सांद्रता के आधार पर अलग अलग अभिक्रिया करता है, उसको देखते हैं। क्लोरीन की क्रिया पहले देख लेते हैं। तो यदि क्लोरीन की मात्रा कम हो, देखिए क्लोरीन की मात्रा कम हो, अमोनिया की मात्रा अधिक हो, तो नौसादा और डाई नाइट्रोजन बनेगा। ये देखिए 8 भाग अमोनिया 3 भाग क्लोरीन, तो अमोनिया अधिक है तो नौसादा और नाइट्रोजन बना। लेकिन यदि क्लोरीन की मात्रा अधिक हो, क्लोरीन की मात्रा अधिक हो और अमोनिया कम हो, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है, जो कि एक विस्फोटक है, NCl3। ये विस्फोटक है, क्या है, विस्फोटक है। देखिए समीकरण इसका इस प्रकार से होगा, NH3 कम मात्रा में 1 अनुपात में, और यहाँ हमने इसका 3 अनुपात लिया, ये 1 अनुपात ये 3 अनुपात, तो क्लोरीन की मात्रा अधिक होगी, NCl3 बना दिया, विस्फोटक बना दिया। तो आपको इसको याद रखना होगा भाई, है ना। क्लोरीन की, अमोनिया की मात्रा अगर अधिक होगा तो नौसादा और नाइट्रोजन बनेगा, और अमोनिया की मात्रा कम होगा, क्लोरीन की मात्रा अधिक होगा तो विस्फोटक बनता है NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। आयोडीन के साथ अभिक्रिया देखते हैं कैसा करता है। अमोनिया आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनाता है, NI3। ये देखिए नाइट्रोजन का जो है, सॉरी, अमोनिया का आयोडीन के साथ क्रिया करके NI3 बना दिया। और नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड अमोनिया से संयुक्त होकर अमोनियम नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड बनाता है, जो भूरे रंग का था। पुनः वो जो है अमोनिया से संयुक्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड का संयुक्त होगा, यहाँ पे N लिखना मैं भूल गया भाई, यहाँ ये हो जाएगा NI3 हो जाएगा, ठीक है, NI3 यहाँ लिख ले ना अपन, अमोनियम नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, तो नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड लिखना है, यहाँ पे N2 हो गया था, NI3। दोनों ही पदार्थ NI3 और NI3 प्रबल विस्फोटक हैं। क्षार धातु के साथ क्रिया, तो द्रव अमोनिया क्षार धातु के लिए विलायक का काम करती है, क्षार धातु को विलायक का काम करती है, माने घोलने का काम करती है ना, और क्षार धातु इसमें घोलकर नीला रंग का विलयन बनाती है, जो प्रबल अपचायक होती है। पूछा जाता है, अमोनिया का देखिए सोडियम धातु को विलय किया गया तो सोडियम हाइड्राइड बनाया, सोडामाइड बना दिया, सोडामाइड NaNH2, NH3 2K का, है ना, पोटेशियम के साथ बना दिया। इस प्रकार से अलग अलग धातुओं के साथ, कैल्शियम के साथ, फिर
गर्म क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बनाता है। क्या बनाता है? एमाइड बना। तो यहाँ पे जो है ये घोल करके सभी में, यहाँ आप देख रहे हो सोडामाइड, पोटेशियम एमाइड है ना, कैल्शियम एमाइड, तो इसमें सभी में क्या है? नीला रंग का विलयन है। और गर्म क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके एमाइड बनाएगा है। धातु लवण से क्रिया, अमोनिया का जलीय विलयन धातु लवण से अभिक्रिया करके MOH के रूप में अवक्षेपित होता है, हाइड्रोक्साइड के रूप में अवक्षेपित होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो NaOH है ना, ये A ने क्या कर दिया? ये OH के साथ में, और फिर बचा NH4Cl, ये अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है। इसी प्रकार से पोटेशियम क्लोराइड के साथ में, फिर कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, मैग्नीज क्लोराइड के साथ में, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में, फेरिक क्लोराइड के साथ में, सभी में हम देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड बना रहा है ना। अब फास्फिन से क्रिया, तो अमोनिया फास्फिन से अभिक्रिया करके यूरिया बनाती है। यूरिया जो घरों में छिड़काव करते हो आप, खेतों में है ना, घरों में रखते हो ना, पौधों में छिड़काव करने के लिए, नाइट्रोजन जिसमें रहता है। तो COCl2 ये फास्फिन गैस का सूत्र है ना, जहरीली गैस है। तो ये अमोनिया के साथ क्रिया कराई जाती है, तो देखिए NH2 CONH2, यही है यूरिया का सूत्र, CONH2 जो आपके घरों में रहती है यूरिया, पौधों में छिड़काव की जाती है नाइट्रोजन के लिए, है ना। अम्लों के साथ क्रिया, तो सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया करके नवसादर का श्वेत धूम्र बनाती है। NH3 जो है HCl का, ये अमोनियम क्लोराइड का सफेद धूम्र। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो शून्य समूह का जब परीक्षण करोगे आप अमोनियम आयन का, तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि अमोनिया गैस जो निकलती है उस पर क्या करोगे? सांद्र HCl से भीगी छड़ को परखनली के ऊपर लाओगे आप, तो वो सफ़ेद धूम्र उत्पन्न होता है। तो वही श्वेत धूम्र जो है अमोनियम क्लोराइड होता है, नवसादर होता है, इसी को बोल रहा है श्वेत धूम्र बनाती है। तो आप क्षारीय समूह में प्रैक्टिकल करोगे अमोनियम आयन का टेस्ट, तो आपको ये जो है देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे। जटिल यौगिकों का बनाना, अनेक धातु लवणों से अमोनिया अधिकता में अभिक्रिया करके विलेय लवण या जटिल यौगिक बनाती है। जैसे कॉपर सल्फेट को अमोनिया विलयन में घोलने पर टेट्राइमिन क्यूप्रिक सल्फेट का गहरा नीला विलयन बनता है। क्या होता है जब क्यूप्रिक सल्फेट को अमोनिया विलयन में घोला जाता है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देखिए कॉपर सल्फेट था, क्यूप्रिक सल्फेट है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घोला गया, तो ये जो है बना दिया टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट। ये उपसंयोजी यौगिक बोला जाता है इसको। हम अगला पार्ट में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और विस्तार पता चल जाएगा कि उपसंयोजी यौगिक जो है किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, कैसे बनते हैं, या जटिल यौगिक भी बोला जाते हैं इसको, संकुल लवण बोला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि कॉपर सल्फेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके टेट्राएमिन क्यूप्रिक सल्फेट बनाता है, और इसका जो रंग है नीला रंग होता है। कभी कभी इसको आयन के रूप में पूछ देगा, है ना, CO2 प्लस आयन क्यूप्रिक आयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके क्या बनाएगा करके भी दे सकता है। हाँ, अब यह सिल्वर क्लोराइड के सफ़ेद अवक्षेप को विलय कर देती है। जैसे सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप रहता है, उसमें हम अमोनिया मिला दें, द्रव अमोनिया को, तो विलय होकर के यहाँ पे भी एक संकुल लवण बना रहा है, जटिल यौगिक बना रहा है, देखिए, है ना। तो डाईएमीन सिल्वर क्लोराइड है, ये भी संकुल यौगिक है। अगला पार्ट जब पढ़ेंगे तो ये क्या होता है, कैसे बनते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। नामकरण इसको कैसे करते हैं वहाँ आप जानोगे। क्षारीय गुण, यह क्षारीय गैस है, अमोनिया तो क्षारीय गैस है, तत्काल लिटमस को नीला कर देती है और अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। जैसे HCl लवण है, इससे क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बना दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके अमोनियम सल्फेट बना दिया, है ना। धातु ऑक्साइड का अपचयन, ये धातु ऑक्साइड को अपचयित कर देता है। जैसे देखिए कुछ उदाहरण हमने लिया, यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे लेड मोनोऑक्साइड, यहाँ आयरन ऑक्साइड, और सभी के साथ अमोनिया का देख रहे हैं रक्त तप्त उपस्थिति में गर्म किया जाता है। अमोनिया गैस के साथ में इनके ऑक्साइडों पर रक्त तप्त धातु ऑक्साइड परिप्रवाहित की जाती है। तो देखिए धातु को जो अपचयित कर दिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड को कॉपर में, लेड मोनोऑक्साइड को लेड में, और आयरन ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। अमोनिया के उपयोग, पहला नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया अमोनियम सल्फेट के निर्माण में,
दूसरा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आपको प्रैक्टिकल रूम में मिल जाएगा, देखोगे ना प्रयोगशाला में तो अमोनिया लिखा मिलेगा, द्रव अमोनिया। युद्ध में अश्रु गैस के रूप में, बर्फ के कारखानों में प्रशीतक के रूप में, ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल बनाने में, कपड़ों पर लगे धब्बे और चिकनाई को दूर करने में, ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है इसका उपयोग, औषधियों के निर्माण में और कृत्रिम रेशम बनाने में। अब आता है नाइट्रिक अम्ल, NaHNO3 के निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि या नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाते हैं ये पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल, उसके पहले देख ले हम। तो ऑक्सी अम्ल वे पदार्थ जो जल में, जिनमें ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, अधात्विक हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं वे पदार्थ जिनमें ऑक्सीजन परमाणु होते हैं तथा अधातु के साथ हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़े होते हैं। अधातु के साथ OH रहेगा ना, हाइड्रोक्सिल समूह। नाइट्रोजन के 3 ऑक्सी अम्ल हैं, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रस अम्ल और हाइपोनाइट्रस अम्ल। तो ज़्यादातर ये नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल का प्रयोग होता है। वैसे ऑक्सी अम्ल के बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना के सभी प्रकार के ऑक्सी अम्ल क्या है विस्तार से बताऊंगा। अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल के बारे में। तो 3 प्रकार के ऑक्सी अम्ल है, किसका नाम, ऑक्सी अम्ल क्या है, इसका नामकरण कैसे करते हैं, अलग से वीडियो में बना दूंगा। नाइट्रिक अम्ल जिसको एक्वा फोर्टिस या सोरा का तेजाब के नाम से जाना जाता है, 1648 ईस्वी में ग्लाबर ने नाइटर पर विट्रियल तेल की अभिक्रिया द्वारा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया था और केवेंडिश ने 1776 ईस्वी में इसका संगठन ज्ञात किया। ये नाइट्रिक एसिड है, इनकी संरचना दिखाया गया है, देखिए आप देख सकते हैं अनुनाद के रूप में है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें जो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया गया है। तो अलग अलग तरीके से अनुनाद के रूप में जो है इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो सोरा का तेजाब या एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट्रिक अम्ल को आपको याद रखना होगा। अब इसका विरचन या नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, विरचन मतलब बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। सह उत्पाद पोटेशियम बाइसल्फेट बनता है। ये देखिए इसका चित्र है, इस प्रकार पात्र रहता है, इसमें ले लिया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म किया जाता है और ग्लास से टाट से फिर जो होते हुए यहाँ पे देखिए नल से पानी प्रवाहित की जाती है, ठंडा किया जाता है। तो गैस जो ठंडा होकर यहाँ पे द्रव के रूप में प्राप्त होते जाता है। ओस्टवाल्ड विधि महत्वपूर्ण विधि है। इसमें क्या करते हैं, इसके सिद्धांत है ये है ना। ओस्टवाल्ड विधि आपको याद रहना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को उत्प्रेरक कक्ष में 800 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और 9 वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने से नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ पे देखिए अमोनिया का जब हम निर्माण किए थे तो बहुत अधिक दाब की आवश्यकता हुई थी, 200 वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे 9 वायुमंडलीय दाब पर ही ओस्टवाल्ड विधि में जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। इसकी समीकरण को इस प्रकार से आप लिखो, 4NH3 5O2 NO है ना 6O2। तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड लिखाया गया है। निर्मित नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। देखिए अब O2 से 2NO2 में बदल गया, ऑक्सीकृत हो गया माने, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल गया, ये जो NO बना था वो। फिर अगला स्टेप में NO2 गैस अवशोषक कक्ष में भेज दिया जाता है, जहाँ ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरते रहता है और जल से संयोग करके फिर HNO3 का निर्माण होता है। ये देखिए जो NO2 बना था यहाँ पे, NO2 जो है पानी के संपर्क में आया और HNO3 बना दिया और नाइट्रस अम्ल भी कुछ मात्रा में बनता है। तो जल से संयोग करके जो है नाइट्रिक अम्ल बनता ही हमारा मुख्य उत्पाद है। और प्राप्त जो अम्ल होता है तनु होता है। तो इस तनु नाइट्रिक अम्ल को जल उष्मक पर गर्म करके निम्नलिखित दाब पर, कम दाब पर आसवन करने से 68% सांद्र हो जाता है। मतलब 68% सांद्र वाला हमको सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसमें फिर भी जो है देख रही है 68% के बाद बाकी जल है, नमी है। तो उस जल को कम करने के लिए क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 द्वारा पुनः उसमें सांद्र H2SO4 मिला दिया जाता है और निर्जलीकरण करते हैं। क्योंकि आप जानते हो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या जो भी एसिड है, नमी को अवशोषित करती है।
इससे फिर लगभग 98% सांद्र अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसे सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है सधुम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, मैं अभी आपको और आगे बता दूंगा इसके बारे में। देखिए एक चित्र है ना, 1:3 में अमोनिया और वायु का मिश्रण यहाँ पे लिया जाता है। उत्प्रेरक कक्ष यहाँ पे ये जो है जाली जाली दिख रहा है, प्लेटिनम की जाली है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। और इस जाली को पार करते हुए अमोनिया और वायु जो है आपस में मिलते हुए जो है इस जाली को पार करते हुए इसमें अभिक्रिया होती है, और अभिक्रिया होने के बाद इस जाली में नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो अमोनिया और वायु की क्रिया से नाइट्रिक ऑक्साइड बदल जाता है। फिर जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है ये आती है ऑक्सीकारक स्तंभ में, और इस ऑक्सीकारक स्तंभ में आने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी गैस है, और ये जो गैस है फिर उस पात्र में ले ली जाती है, और इसको आप संघनित्र भी बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। तो अवशोषण स्तंभ बोला जाता है, और सीमेंट जो है अवशोषण स्तंभ है। यहाँ पे देखिए यहाँ क्वार्ट्ज लगा हुआ है, दाना 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 दिख रहा है ना, और यहाँ से जल प्रवाहित की जा रही है फव्वारा के रूप में। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसमें आती है, तो इसमें आती है तो ऊपर से जो जल आ रही है जल, और इसके संपर्क में आकर के फिर HNO3 के रूप में कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक अम्ल, जिसको यहाँ पर अलग कर लिया जाता है। और इनका फिर जो है नाइट्रिक एसिड मिला करके फिर उसको जो है शुद्ध नाइट्रिक अम्ल या 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है इसी के बारे में लिखा है। प्राप्त HNO3 का आसवन किया जाता है तो 68% HNO3 बनता है, और सांद्र H2SO4 फिर मिला देते हैं इसमें, और मिलाने से इसका निर्जलीकरण जब किया जाता है तो 98% HNO3 प्राप्त होता है। तो 98% नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है इस प्रक्रिया में। अब बोला था सधुम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं उसको बता दें, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए सांद्र HNO3 और NO2 का मिश्रण, सांद्र HNO3 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण जो कि भूरे रंग की होती है सधुम नाइट्रिक अम्ल कहलाता है। तब इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड घुली होती है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में, तो उसको हम सधुम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग प्रयोगशाला में भी कर्मक के रूप में आपको प्रयोगशाला में मिल जाएगा। नाइट्रिक एसिड देखोगे लेकिन हाथ से छूना नहीं है, एसिड है ना, प्रबल एसिड है, नहीं तो हाथ जल जाएगा आपका। उर्वरक बनाने में, नाइट्रीकरण में, फिर विस्फोटक पदार्थ जैसे यहाँ पे कुछ सभी विस्फोटक हैं जो दिया गया है, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, TNT को ट्राई नाइट्रोटॉल्यून भी बोला जाता है, इनके निर्माण में किया जाता है। सोना और चांदी के शोधन में, रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है, कृत्रिम रेशम बनाने में किया जाता है। भौतिक गुण, नाइट्रिक अम्ल रंगहीन धूम्र युक्त द्रव है, इसका अणुभार 68 तथा घनत्व 1.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल है, जल में विलय है, और जलीय विलय में पूर्णतः हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन में विघटित हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे विघटित होकर भूरे रंग का हो जाता है। इसको पूछ सकते हैं प्रश्न, नाइट्रिक अम्ल धीरे रखे रहने पर भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है क्यों, या प्रकाश की उपस्थिति में भूरे रंग का हो जाता है क्यों? इसका मतलब है इसका क्या, प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है, गर्म करते हैं तो, है ना। तो देखिए HNO3 था और विघटन तो NO2 के रूप में विघटन हो रहा है, और ये क्या है, भूरे रंग की होती है, जिस कारण हमको भूरे रंग की दिखाई देती है। यह चमड़ी को जला देती है और फफोले पड़ जाते हैं और त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। नमी अवशोषक है ना, जो शरीर में गिरेगा तो जल को वहाँ के एरिया को अवशोषित कर लेता है, इसलिए वहाँ पे चमड़ी जो है जल जाता है। रासायनिक गुण, तो ऑक्सीकारक प्रवृत्ति पहले देखें। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है क्योंकि सरलता से विभाजित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। देखिए HNO3, सांद्र HNO3 विभाजित होकर के क्या दे दिया है, नवजात ऑक्सीजन दे दिया, ये देखिए। और गर्म और तरु नाइट्रिक एसिड की बात करें तो भी देखिए नवजात ऑक्सीजन दे रहा है। ठंडा और तनु वाला में भी देख रहे हैं तो भी दे रहा है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट क्या क्या हो रहा है देखिए यहाँ पे। सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और इसका जब वियोजन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। पानी तो सब में बनेगा,
नवजात ऑक्सीजन सभी देगा, है ना। और गर्म और तनु नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और ठंडा और तनु वाला नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, N2O बनाता है। तो ये अंतर है। और पानी तो सब में बनेगा। अब अधातु से क्रिया देखें, कार्बन एक अधातु है, इसे क्रिया करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये देखिए, कार्बन से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। और H2O NO2 तो बनेगा ही बनेगा। सल्फर से क्रिया करके H2SO4 बनाती है, ये सल्फर से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना दिया। फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, फास्फोरस है, फास्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है। और आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में HiO3 में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ऑक्सीकृत कर दिया है। तो अधातु से हम क्रिया देख रहे हैं, तो अलग अलग कार्बन को क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल में, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में, आयोडीन को आयोडिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम, जो सभी में जो है ऑक्सीकृत हो रहा है। और बाकी जो उत्पाद है सेम है, भले मात्रा आप समीकरण बैलेंस करोगे तो अलग अलग होगा। देखिए NO2H2O है ना, NO2H2O 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 सभी बन रहा है। आप बैलेंस करोगे तो उस हिसाब से आपको संख्या को फिर बैलेंस करना पड़ेगा। धातु से क्रिया, तो कॉपर से क्रिया की बात करें तो कॉपर से अलग अलग स्थिति में अलग अलग करती है। गर्म और तनु HNO3 के साथ क्रिया करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक नाइट्रेट, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर गर्म और सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करें आए तो क्यूप्रिक नाइट्राइड तो बन रहा है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और ठंडा और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराएं तो यहाँ पे नाइट्रोजन बन रहा है। तो देखिए ये अंतर आ रहा है इनमें, ये अंतर आ रहा है। गर्म और तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रिक अम्ल देता है, गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, और ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस देती है। जिंक से क्रिया, तो तनु HNO3 के साथ में भी N2O बनाता है, ये देखिए N2O बना दिया। सांद्र HNO3 के साथ में NO बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, है ना, ये देखिए NO। तो ये अंतर है आ रहा है इसमें। अति सांद्र HNO3 के साथ में NO2 बना रहा है, ये भी देखिए यहाँ NO2 बन गया। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और एल्यूमिनियम HNO3 में निष्क्रिय हो जाते हैं नाइट्रिक अम्ल में, क्योंकि इन धातु की सतह पर ऑक्साइड की निष्क्रिय परत, पतली परत बन जाती है, तो इनसे जो है क्रिया नहीं करती है। कॉपर और जिंक का मुख्यतः क्रिया है, तो भी अलग अलग नाइट्रिक एसिड की डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड की मात्रा पर निर्भर करता है। नाइट्रेट का वलय परीक्षण, रिंग टेस्ट, आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो नाइट्रेट आयन का रिंग टेस्ट, नाइट्रेट आयन आपको प्राप्त होता है अम्लीय मूलक में, तो रिंग टेस्ट करते हो, बहुत अच्छा रिंग दिखता है परीक्षण नली द्वार में। तो कैसे करते हैं ही जानते हैं, प्रैक्टिकल करोगे वहाँ पे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मिश्रण का जलीय विलयन बना लेते हैं और ताज़ा बना फेरस सल्फेट उसमें विलयन डाल देते हैं, मिला देते हैं। फिर उसमें फिर परखनली की दीवार के सहारे धीरे धीरे सांद्र H2SO4 डालते हैं, और फिर परखनली के दीवार पर भूरे रंग का Fe2O5NO का ये जो रिंग है प्राप्त हो जाता है, इसी का बनता है। मतलब पेंटा एक्यो फेरस नाइट्रोसिलियम आयन जो है प्राप्त होता है वहाँ पे। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है, देखिए नाइट्रेट आयफेरिक और हाइड्रोजन आयन, है ना, ये क्रिया करके Fe3+NO H2O ये रिंग के रूप में दिखाई देती है, भूरे रंग की रिंग के रूप, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से ये जो फिर जो नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड बनता है उसका हेक्सा फेरस आयन के साथ जब अभिक्रिया होती है तो भूरे रंग की प्राप्त रिंग हो जाती है। अम्लराज पूछा जाता है, अम्लराज क्या है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 1:3 में मिश्रण, मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का 1:1 भाग रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग, तो 1:3। तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 का मिश्रण अम्लराज
कहलाता है। याद रखेंगे, पूछा जाता है ना अभी। और उपयोग करें इसकी, तो उपयोग की बात करें तो यह सोने को एक्वाराज या अम्लराज, एक्वाराज मतलब अम्लराज भी बोला जाता है अंग्रेजी में, तो स्वर्ण को अम्लराज में डालने पर घुल जाता है और घुलकर आरिक क्लोराइड बना देता है। और एक क्रिया प्लेटिनम में भी अम्लराज की क्रिया देख लेंगे उपयोग, तो ये उपयोग है ना, तो 2 पदों में होती है। पहला पद में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल और HCl की अभिक्रिया से इस प्रकार से 2Cl NOCl 2H2 बनता है। फिर ये जो क्लोराइड से क्रिया करता है सोना और आरिक क्लोराइड बनाता है। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करें और समीकरण 2 को 2 से गुणा करें। बैलेंस करने के लिए देखिए यहाँ पे क्लोराइड की मात्रा 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से गुणा करें, इसको 2 से गुणा करें, तो बैलेंस होगा दोनों। तो इस प्रकार से ये गुणा करते हैं तो आता है, देखिए योग कर दो अब इसको, तो 2AU 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो ये 2AU के रूप में यहाँ लिखा गया। फिर ये पहले समीकरण 3 से तो 3NHO3 ये देखिए आ गया। और 9NaCl कहाँ से, 9ACl कहाँ से आया, ये 3 तिया 9, तो 3 × 3 गया 3 तिया 9, 9ACl आ गया। अब ये 3Cl और 6Cl, ये 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 कट गया। कटने के बाद हमारे पास क्या बचा, राइट साइड में फिर AuCl3, वो भी 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2AuCl3। अब NOCl और 2H2 बचा, 3 से गुणा करें तो 3NOCl, और ये 3 यहाँ ऑलरेडी 2 है तो 2 तिया 6H2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से प्लेटिनम से अम्लराज की अभिक्रिया होती है, तो अम्लराज से अभिक्रिया होती है तो यहाँ पे प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड बनता है, NOCl और H2O। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे आपके लिए ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन फैमिली और अक्री गैस के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। चूँकि ये बहुत लंबा है इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में ले रहा हूँ, और इस प्रकार से पार्ट समाप्त होता है इसका भाग 1 पी ब्लॉक के तत्व का। अगर कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लगता है कि कहीं पे कुछ त्रुटि होता है तो उसको भी आप मुझे इंगित करा दीजिए, ताकि हम उनकी उस पर जो है सुधार ला सकें। और बिल्कुल जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी जो है बताइए इस नोट्स को पढ़ने के लिए। और मैं एक सारगर्भित नोट्स के रूप में लाया हूँ, आप पुस्तकों का भी अध्ययन करते रहिए। नोट्स बनाते हैं तो पुस्तक को भी साथ में रखिए। लगता है कि आपको कि हमको और आंसर लिखना था तो आप वो पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद।